कल जो हमने पढ़ा था उसमें कुछ चीज़ों को अपन थोड़ा सा और विस्तारित करके देखते हैं। जैसे कल अपन ने मेवाड़ रियासत को पढ़ना शुरू किया था। मेवाड़ रियासत में हमने गुहिल वंश के बारे में पढ़ा। गुहिल वंश से लेकर के सिसोदिया वंश के शुरुआत होने तक की कहानी हमने पढ़ी थी। गुहिल के संदर्भ में हमने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें देखी थी। 566 में उसका राज होना शुरू होता है। उनके पिता का नाम शिलादित्य, माँ का नाम पुष्पावती है। लालन पालन जो है कमलावती नामक ब्राह्मणी के द्वारा उनका लालन पालन किया जाता है। गुहिल के बाद के कई सारे शासक होते हैं। नागभट्ट है, महेंद्र है, फर्स्ट है, अपराजित हैं, शिलादित्य हैं। लेकिन उनमें जो महत्वपूर्ण शासक होता है महेंद्र सेकंड, और उस महेंद्र सेकंड का जो पुत्र था, उस महेंद्र सेकंड के पुत्र का नाम आगे चल करके मिलता है कालभोज। इसी कालभोज का दूसरा जो नाम है वो मिलता है बप्पा रावल। कल हमने बप्पा रावल के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें की थी। महेंद्र सेकंड की जो हत्या वो भीलों के द्वारा कर दी जाती है और कालभोज किस तरह से हरित ऋषि के आश्रम में पहुंचता है, ये सारी बात हमने कल देखी थी। तो कालभोज के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। कालभोज का कुछ जगह नाम उल्लेखित मिलता है महेंद्र, और ये महेंद्र संबोधित करने वाले जो व्यक्ति हैं, कवि हैं, वो है कवि राजा श्यामल दास। कवि राज श्यामल दास, ये बात आपको ध्यान रखनी है। श्यामल दास, श्यामल दास वीर विनोद इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। और दूसरा इनका एक नाम है वो है कालभोज। कालभोज जो है, कालभोज से जो इनको संबोधित करने वाले व्यक्ति हैं वो है डॉक्टर ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर ओझा। ये भी एक परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण कंटेंट है। और तीसरे जो व्यक्ति हैं जिन्होंने इनको खुमान कहा, खुमान, ये भी अपने को ध्यान रखना है। पहला हो गया कालभोज, ओझा कहते हैं, महेंद्र कविराज श्यामल दास कहते हैं, और खुमान नाम से इनको संबोधित करते हैं D.R. भंडारकर। ये भी बात अपने को ध्यान रखनी है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो कालभोज के मूल नाम कालभोज है। बप्पा रावल इनका विरुद्ध है, रावल शब्द इनके पीछे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कालभोज के कुछ अन्य नाम मिलते हैं, जिसमें एक नाम महेंद्र है, और महेंद्र नाम से संबोधित करने का काम कविराज श्यामल दास करते हैं। कालभोज ने डॉक्टर ओझा कहते हैं, और खुमान इनको D.R. भंडारकर कहते हैं। और भी कुछ चीजें हमने देखी थी। इन्होंने सोने के सिक्के चलाए, उसके संदर्भ में हमने बात की थी। इसके अलावा कालभोज के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां ये मिलती है कि इन्होंने जो अरब आक्रमणों का प्रतिरोध किया था, अरब आक्रमण का सफल प्रतिरोध, ये बात अपने को भूलनी नहीं चाहिए। और इस सफल प्रतिरोध में इनके समय जब अरब आक्रमण हुए तो इन्होंने एक तो आक्रमण किया था अरबों के शहर खुरासान पर आक्रमण किया। इसके अलावा इन्होंने जो है अरबों के सिंध प्रांत के गजनी पर भी आक्रमण किया था। ये दो आक्रमणों का उल्लेख आपको वर्तमान में चल रही जो पुस्तक है 12वीं के इतिहास की, उसमें आपको उल्लेखित मिल जाएगा कि खुरासान और गजनी पर इनके आक्रमणों का उल्लेख मिलता है। और इसी दरमियान पाकिस्तान के अंदर एक शहर है रावलपिंडी, तो वहाँ पर इनका कोई सैन्य स्थल हुआ करता था, और उसका संबंध बप्पा रावल से होने के कारण उस शहर का नाम आज भी रावलपिंडी है। ये भी बात ध्यान रखना। और इसका संबंध भी जो है बप्पा रावल से है। तो रावलपिंडी, गजनी, खुरासान, इन सभी अरब आक्रमणों से सफल प्रतिरोध के समय से इनका संबंध बप्पा रावल से जुड़ता है। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा कुछ विरुद्धों की या इनके संदर्भ में जो किंवदंतियां चलती है उनके संदर्भ में मैंने कल ही बात कर ली थी कि भाई ये 2 भैंसों के एक साथ बलि देता था, 35 हाथ की धोती पहनता था, 16 हाथ का इनका दुपट्टा, 20 मन का इनका भाला है, तलवार हुआ करती थी। ऐसी कई सारी चीजें हमने कल देख ली थी। इसके अलावा मेवाड़ रियासत के जो गुहिल हैं इनको हिंदुआ सूरज भी कहा गया। ये चीज अपन ने कल नोट नहीं की थी, हिंदुआ सूरज, क्योंकि ये सूर्यवंशी है तो हिंदुआ सूरज भी नाम आपको उल्लेखित मिल सकता है। इसके साथ साथ मेवाड़ रियासत के अंदर और कुछ चीजें मिल सकती है। मेवाड़ का जो राजध्वज है, मेवाड़ राज्य का ध्वज यदि बात करें तो उस ध्वज में जो महत्वपूर्ण चीज मिलेगी आपको वो ये चीज मिलेगी कि इनका एक तो आदर्श वाक्य है। आदर्श वाक्य क्या है कि जो दृढ़ राखे धर्म को ता राखे करता, वो आदर्श वाक्य इस तरह की तलवार बनी हुई है, उसी पर लिखा हुआ जो दृढ़ राखे धर्म का ता राखे करता, ता या ता ही राखे करता,
ऐसा इनका आदर्श वाक्य मिलता है, करता है, क्योंकि ये धर्म पर चलने वाले हैं, बिना धर्म के इन्होंने शासन नहीं किया है। तो जो दृढ़ राज्य धर्म का तय राज्य करता है, ऐसा मेवाड़ के शासकों का आदर्श वाक्य रहा था। इसके अलावा बीच में भगवान सूरज का चिन्ह है और इसमें एक तरफ दो सैनिक मिलते हैं, तो एक तरफ जो मिलता है वो क्षत्रिय सैनिक मिलता है, इसी ध्वजा के चिन्ह के ऊपर क्षत्रिय सैनिक, और दूसरी तरफ जो सैनिक मिलता है वो है भील सैनिक। क्योंकि आपने देखा होगा महाराणा प्रताप के समय में भी जो भील सैनिक हुए थे, और एक सैनिक जिसका प्रसिद्ध नाम था पूजा महाराणा प्रताप का एक भील सैनिक हुआ था। भीलों ने भी मेवाड़ के शासकों की खूब मदद की है, तो उनके राज चिन्ह में भी भीलों को स्थान दिया गया है। एक तरफ भील सैनिक और भील सैनिक के हाथ में होता है भाला, दूसरी तरफ जो क्षत्रिय है क्षत्रिय के हाथ में होती है तलवार। ये इनके ध्वज के संदर्भ में सामान्य जानकारी है। हालांकि प्रश्न जो बन सकता है वो सीधा से यहीं से बन सकता है कि जो दृढ़ राज्य धर्म का तय राज्य करता निम्न में से किस राजवंश का या किस रियासत का आदर्श वाक्य है, इस तरह का प्रश्न बन सकता है। इस तरह के आदर्श वाक्य जयपुर वालों के, मारवाड़ वालों के सबके अलग अलग रहे। जब हम रियासत देखेंगे तब उसमें बात को आगे करेंगे। तो ये मेवाड़ के राज चिन्ह, काल भोज या बप्पा रावल के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें अपन ने देखी थी। कल जो हमने जेतर सिंह पढ़ा था, जेतर सिंह के संदर्भ में भी देखो काल भोज के बारे में मैंने अल्लट पढ़ा। अल्लट के संदर्भ में हमने पहले अंतर्राष्ट्रीय विवाह के बारे में बात की। इसके अलावा पहली राजस्थान की जो है सबसे पहले नौकरशाही का उन्होंने उल्लेख किया या निर्माण किया, गठन किया, ऐसा हमने पढ़ा। गुहिल के बाद में हमने महत्वपूर्ण पढ़ा काल भोज या बप्पा रावल। उसके बाद महत्वपूर्ण पढ़ेंगे हम अल्लट, और अल्लट के बाद में जो महत्वपूर्ण शासक हैं उन शासकों में वैसे तो हमने रावल शाखा और कई सारी चीजें पढ़ी थी, लेकिन जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो हमने देखा था जेतर सिंह। जेतर सिंह के संदर्भ में एक चीज छूट गई थी कल, उसको और देखते हैं। जेतर सिंह के संदर्भ में कुछ चीजें हमने ये देखी थी कि जेतर सिंह के समय में एक तो दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ था, जिसका सफल प्रतिरोध जेतर सिंह ने किया, और जिस युद्ध में यह आक्रमण या प्रतिरोध हुआ उस युद्ध का नाम भूताला का युद्ध था, ये भी हमने बात देखी थी। इसके अलावा एक इतिहासकार हुए हैं दशरथ शर्मा, ये चीज अपने को ध्यान रखनी। दशरथ शर्मा का यह मानना है कि इन्होंने दशरथ शर्मा ने जेतर सिंह को चित्तौड़ का पहला विजेता माना, चित्तौड़गढ़ का पहला विजेता, चित्तौड़गढ़ का फर्स्ट विजेता। ये चीज कल छूट गई थी, इसको हम आज और कैरी ऑन कर रहे हैं। वैसे तो हमने देखा था कि चित्तौड़गढ़ पर सबसे पहले जो है बप्पा रावल ने 734 में आक्रमण किया था, और वहां पर उन्होंने कुछ उपाधियां धारण की थी। चक्रवे की उपाधि धारण की थी, राजगुरु की उपाधि धारण की थी। इस तरह की कुछ उपाधियां धारण करने के साथ साथ उन्होंने चित्तौड़गढ़ को जीता। लेकिन एक इतिहासकार दशरथ शर्मा, प्रॉपरली प्रश्न इस तरह से बन करके आए तभी आपको पहला विजेता कहना है। इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़गढ़ का पहला विजेता कौन था, आपको जेतर सिंह कहना है। इसके अलावा दशरथ शर्मा का यही कहना है कि मध्यकालीन जो भारत या राजस्थान है, मध्यकालीन राजस्थान इतिहास, मध्यकालीन राजस्थान का स्वर्ण युग भी जो है दशरथ शर्मा ने कहा, यानी मेवाड़ रियासत में मध्यकालीन मेवाड़ रियासत का जो स्वर्ण युग है वो जेतर सिंह का काल माना गया है। वैसे तो कुंभा का काल जो है पूरी मेवाड़ रियासत में देखेंगे तो स्वर्ण युग कुंभा के काल को देखेंगे हम, लेकिन दशरथ शर्मा के अनुसार यदि बात करें तो मध्यकालीन राजस्थान का जो स्वर्ण युग वो जेतर सिंह का कालखंड था। ये भी बात अपने को ध्यान में रखनी है। इसके बाद हमने तेज सिंह शासन पढ़ा था। तेज सिंह के समय मैंने मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण के बारे में बात की थी। तेज सिंह के बाद में हमने समर सिंह पढ़ा, और समर सिंह के संदर्भ में हमने देखा था कि इसके दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम कुंभकर्ण जिसने नेपाल में राणा शाखा की स्थापना की, और दूसरा जो पुत्र था रतन सिंह या रावल रतन सिंह, उसकी कहानी हमने देखी है। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको कंटिन्यू में थोड़ी सी ध्यान रखनी है। फिर से अपन एक बात देख रहे हैं, मेवाड़ रियासत को हिंदुआ सूरज काल भोज के संदर्भ में कई सारी बातें जो मैंने आपको यहाँ उल्लेखित करें उनकी अलग अलग किसने क्या नाम दिया। हमने मेवाड़ के राज्य ध्वज के बारे में बात की, किस तरह से वीर सैनिक होगा, क्षत्रिय सैनिक होगा, और उनका आदर्श वाक्य क्या होगा, बीच में जो है सूर्य का चिन्ह होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद जेतर सिंह के संदर्भ में दशरथ शर्मा के कथनों के बारे में मैंने बात की थी। इन सारी चीज़ों को भी आपको उन जो कल अपने नोट्स बनाए थे उनमें आपको समेटना है, और कुछ चीज़ें और ऐड कर लेनी है, एक्स्ट्रा नहीं बनाना आपको। जो कल अपन ने पढ़ा था उसमें थोड़ा थोड़ा और दूसरे पेन से आप वहीं आपको ऐड कर लेनी है। ये सारी जानकारी उसमें रखेंगे। धन्यवाद।